हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर थी टू समर्स डे सोनेट 130, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक, ये पोएम दे रखी है। सो अभी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद, जब तक आप लेट हो जाओगे। सो हम पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ग्रामर की सीरीज भी चला रहा हूं। उसके साथ में अगर आपने मैंने हिस्ट्री की क्लासेस भी अपलोड की हैं और वो भी इंग्लिश मीडियम, लाइक इंग्लिश में। और वो लाइक कंटेंट भी बहुत एनरिच है। तो अगर आपने वो चेक नहीं किए तो प्लीज जाओ और प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिए। आपको आई होप आपको अच्छी लगेगी वो। और मैंने सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो मेलिंग मैंने डाल रखा है एंड फर्स्ट ग्रेड का हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर की क्लासेस भी मैं डाल रहा हूँ, उसके साथ में हम फर्स्ट पोएम्स कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पोएम हम जो करने वाले हैं वो है विलियम शेक्सपियर का सोनेट 130। सो अब क्या है, मैंने सोचा ये पूरी पोएम एक्सप्लेन करूं, और मैंने एक्सप्लेन करी भी थी, एक वीडियो मैंने डाली भी थी, बट उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। सो मैंने सोचा कि मैं जितना भी मेरा जो नोट्स है मैं उसे क्वेश्चंस में डिवाइड कर दूं, और अगर हमने ये 30-35 क्वेश्चंस कर लिए तो हमारी पूरी पोएम हो जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें मैंने जो इस बार के क्वेश्चंस पूछे थे आरपीएससी ने वो भी मैंने ऐड कर दिया है, और मैंने आरपीएससी के जो पीवाईक्यू है उस पैटर्न पे ही मैंने ये चीज बनाई है। तो आपको बस ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। इसमें से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हाउ मेनी प्लेज एंड सॉनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट इन द टोटल ड्यूरिंग हिज एक्टिव लिटरेरी करियर। तो कितने सोनेट्स लिखे थे और कितने प्ले लिखे थे। तो आप याद रखना, शेक्सपियर ने 37 तो प्लेज लिखे और 154 क्या लिखे, सोनेट्स लिखे, ठीक है। याद रखना 37 तो प्लेज लिखे और 154 क्या लिखे, सोनेट्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 37 और 154, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ऑप्शंस पे ध्यान मत देना, आप बस जो एक्सप्लेनेशन है ना उस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए ताकि एक्सप्लेनेशन आप पता कर लोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे अगर ऑप्शंस में कभी कभी बैकग्राउंड से ऑथर या पोएट के बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया। और शेक्सपियर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका तो पढ़ के चलना ही चाहिए अगर आप इंग्लिश की प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। फिर क्वेश्चन सेकंड है कि जो शेक्सपियर की जो सोनेट्स है वो कौन से टाइमलाइन में कंपोज की गई थी, ठीक है, और पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो आप याद रखना, जो शेक्सपियर है ना उन्होंने ये सोनेट्स है अपनी 154 जो सोनेट लिखी है, कंपोज तो 1593 टू 1601 में की, लेकिन ये पब्लिश कब हुई, 1609 में, ठीक है। याद रखना 1593 से लेके 1601 तक तो ये कंपोज हुई और पब्लिश कब हुई, 1609 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि कंपोज तो हुई थी 1593 से 1601 और पब्लिश हो गई 1609, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो याद रखना 1593 टू 1601 में तो कंपोज करी थी उन्होंने और 1609 में पब्लिकेशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। तो कहां पे पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर, तो हमें पता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। Question number 4, who was William Shakespeare's patron who financed his art and believed to be the dedicate of sonnet 18। तो sonnet 18 में शेक्सपियर को फाइनेंस किसने किया था, किसने रुपए दिए थे। ये जो पोइट्स होते थे इनको कोई ना कोई फाइनेंस करता था, क्योंकि जीने के लिए पैसा तो चाहिए, तो जो पैसा देता था तो उन्हें मोस्टली जो पोइट्स जब पोएम लिखते थे तो उनके लिए लिखा करते थे। तो शेक्सपियर ने जो सोनेट 18 है वो लिखे थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए। किसके लिए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि लेटर जो शेक्सपियर है तो लेटर शेक्सपियर को अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक ने भी पैटर्न दिया था, लेकिन अर्ली जो सोनेट्स थी वहां पे जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है उन्होंने दी थी। तो आप याद रखना अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको लग रहा होगा कि पोएम के क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, लेकिन पोएम के क्वेश्चन लाइक मैंने थोड़े बैकग्राउंड के क्वेश्चन पहले डाल दिए हैं ताकि शेक्सपियर को तो हमें पता होना ही चाहिए उनकी लाइफ के बारे में। उसके बाद में पोएम के भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच ईयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेज? तो कौन से ईयर में शेक्सपियर रिटायर्ड हो गए थे? तो शेक्सपियर रिटायर्ड हो गए थे 1612 के बाद, ठीक है। और 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने 1612 में क्या हुए थे, शेक्सपियर रिटायर्ड हो गए थे, याद रखना। और वो लंदन की जो थियोरेटिकल सीन है वहां से जाके और उन्होंने वापस जहां उनका घर था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन, वहां पे रहने लग गए थे और 1616 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और आप उनका बर्थ डेट और डेथ लाइक पूछेंगे तो नहीं, बट एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि वो 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। कब? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल तो कॉमन ही है, ठीक है। 1564 टू 1660, ठीक है, 1616। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस एंड समरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोनेट 18? तो ये सोनेट 18 मतलब एक इसकी समरी, ये चाहती क्या है? इसको अगर हम 2 सेंटेंस में अगर हम इसे समराइज करें तो ये चाहती क्या है? तो इसमें शेक्सपियर ने क्या किया? शेक्सपियर ने प्रेज किया है। किसे प्रेज किया है? यूथफुलनेस को, अट्रैक्टिवनेस को, पॉजिटिव क्वालिटी। और ये सब किसकी यूथफुलनेस को उन्होंने चेरिश किया? उन्होंने किया है एक यंग पर्सन की, जो कि ऐसा मानते हैं कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और इस पोएम में ऐसा दिखाया गया है कि वो फ्रेंड था, शेक्सपियर का एक अननोन कोई फ्रेंड था, ठीक है। तो लाइक एक यंग पर्सन की क्या प्रेज किया है? यूथफुलनेस को, अट्रैक्टिवनेस को और पॉजिटिवनेस को, है ना, पॉजिटिव क्वालिटीज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? टू प्रेज द यूथफुलनेस, अट्रैक्टिवनेस एंड पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ अ यंग पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शंस तो मैंने ऐसे रखे हैं, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है ताकि आपका पूरा ये जो पोएम है ये पूरा इन क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब व्हाट रिटोरिकल डिवाइस डज द शेक्सपियर यूज टू ओपन सोनेट 18? लाइन 1। अब लाइन 1 है क्या? याद रखना, लाइन 1 कहती है शैल आई कंपेयर थी टू समर्स डे, और यही इस सोनेट का नेम है। सोनेट 18 हम बोल देते हैं, लेकिन इस सोनेट का नेम क्या है? शैल आई कंपेयर थी। थी का मतलब होता है यू, ठीक है। शैल आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे? क्या मैं तुम्हें एक जो गर्मी का जो मौसम होता है तो गर्मी के एक दिन से कंपेयर कर सकता हूं? और यहाँ पे दोनों के अंदर ही कंपैरिजन चलेगा। शेक्सपियर पहले कंपेयर करेंगे जो एक गर्मी का जो एक दिन होता है उसको पहले अपने फ्रेंड से, और फिर वो ये दिखाएंगे कि उनका फ्रेंड तो समर के एक दिन से भी लाइक ज्यादा क्वालिटी अपहोल्ड करता है, समर डे के वो थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट होता है इस लाइन से। अब इसमें कौन सा रिटोरिकल डिवाइस यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला, कंपेयर करेंगे बिलवर्ड को समर्स डे से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द स्पीकर स्टेट दैट द यंग पर्सन इन सुपीरियर टू समर्स डे? तो लाइक शेक्सपियर ने कैसे ये प्रूव किया कि जो यंग पर्सन है ना वो सुपीरियर है समर्स डे से? तो उन्होंने कहा कि जो समर होती है ना, समर तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। समर में बहुत एक डिस्ट्रक्टिव विंड ब्लो होती है, ना, ऐसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और उनकी जो सेकंड लाइन ही थी कि भाई जो ये यंग पर्सन है जो कि उनके फ्रेंड है वो मोर लवली है और मोर टेम्परेट है। नाम आप इसको याद कर लो, क्या थे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने शेक्सपियर ने किस तरीके से सुपीरियर बताया अपने जो यंग पर्सन को, तो उन्होंने कैसे बताया? मोर लवली मोर टेम्परेट, मोर लवली मोर टेम्परेट, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिकॉज द यंग पर्सन इज मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखना किस तरीके से सुपीरियर दिखाया सेकंड लाइन में कि भाई वो मोर लवली है और मोर टेम्परेट है, ठीक है। और टेम्परेट का मतलब होता है, मतलब फ्रेंड्स की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट किया, मतलब टेम्परेट का मतलब है बैलेंस, लाइक ज्यादा लाइक गुस्से वाला भी नहीं है तो ज्यादा चुपचाप भी नहीं है, माइल्ड है, जेंटल है, मतलब एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। वहीं जो गर्मी होती है तो गर्मी में तो है ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है एक तो, और वहां पे है ना बहुत डिस्ट्रक्टिव विंड ब्लो होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द समरी ऑफ द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन इम्परफेक्शन ऑफ इंग्लिश समर, ठीक है। तो शेक्सपियर ने ना कैसे क्रिटिसाइज किया उस लाइक समर को?
तो उन्होंने बोला कि जो ये समर होती है ना, यहाँ तो है ना बहुत डिस्ट्रक्टिव विंड्स ब्लो होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, तो ये तो नहीं होगा, नॉट आ रहा है ना कि भाई कौन सा उन्होंने नहीं बोला, तो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव विंड तो बोला था। द सीजन इज फार टू शॉर्ट, ये भी बोला था कि भाई जो ये सीजन होता है समर का, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। सी द हीट कैन समटाइम्स बी टू इंटेंस, हाँ ये भी बोला था कि जो हीट होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है ना, और उन्होंने ये नहीं बोला था हैवी विंटर ब्लिजर्ड्स ब्लॉक द सन, तो ये नहीं बोला था उन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या क्या बोला था उन्होंने, फ्लॉ क्या निकाला था समर का, तो समर का फ्लॉ निकाला था कि भाई एक तो है ना जो ये रफ विंड होती है, एक तो रफ विंड चलती है और ये जो बर्ड्स होते हैं ना उन्हें शेक कर देती है, ठीक है। सेकंड बोला था कि ये बहुत टू शॉर्ट होती है, ठीक है। और थर्ड बोला था कि जो ये सन है, सन को क्या बोला, आई ऑफ हेवन बोला, क्या बोला, आई ऑफ हेवन। तो आप ये याद रखना कि सन को क्या बोला गया था, आई ऑफ हेवन बोला गया, और सन को क्या बोला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, टू हॉट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोनेट इज सोनेट 18। तो जो ये सोनेट 18 है ये कौन से टाइप की सोनेट है, तो ये शेक्सपियरियन है, ठीक है। शेक्सपियरियन में क्या होता है, शेक्सपियरियन में 3 तो क्वार्टरिंग्स होता है और 1 कपलेट होता है, क्या होता है, 3 क्वार्टरिंग्स होते हैं और 1 कपलेट होता है, याद रखना, ठीक है। और ठीक है, अब आगे चलते हैं, 3 तो क्वार्टरिंग्स, क्वार्टरिंग्स का मतलब समझते हैं ना, 4 + 4 + 4 + 2, इस 2 में समराइज किया जाता है, बाकी ये 3 क्वार्टरिंग्स है, ठीक है, 4 4 4, ठीक है। तो ये क्या है, शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मीटर इज सोनेट 18 रिटन। तो कौन से मीटर में, तो हमें पता है जो सोनेट्स होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में रिटन होती है, तो आयम्बिक पेंटामीटर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर होता है क्या है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, क्या होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं, या फिर 10 सिलेबल्स को हम क्या कह सकते हैं, 5 पेयर। और 5 पेयर कैसे चलते हैं, अनस्ट्रेस्ड, फिर आता है स्ट्रेस, तो अनस्ट्रेस पहला आएगा, फिर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और ये एक पेयर है, तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे 5 पेयर्स होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे ऐसे, तो 5 × 2 कितने हो जाएगा, 10। तो 10 तो सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, 5 पेयर होते हैं, ठीक है। और चलता कैसे, अनस्ट्रेस सिलेबल्स और सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। जैसे ये डा डम, तो डा पे है ना अनस्ट्रेस हो रहा है, ड, ठीक है, तो इस पर मैं स्ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, और डम तो मैं यू पे लाइक इस जो सिलेबल में मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, 5 तो पेयर हो गए, क्या हो गए, 5 तो पेयर हो गए। और अगर इंडिविजुअल देखें तो 10 सिलेबल्स हो गए, और कैसे, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एग्जैक्ट राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होती है, शेक्सपियरियन जो सोनेट्स होती है तो उनकी राइम स्कीम होती है, जी आता है पीछे, आप ये याद रखना, क्या आता है, एक तो जी आता है, तो कैसे होती है, ए बी, फिर होता है सी डी, ई एफ और जी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें ए बी, सी डी और ई आ रहा है, ई नहीं होता, ई एफ होता है, ठीक है। तो आप याद रखना जो शेक्सपियरियन जो सोनेट्स होती है वो कैसे होती है, ए बी, सी डी, ई एफ और जी, ठीक है। तो ये 4 और ये 2, टोटल कितना होगा, 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल पर्पज ऑफ द फाइनल राइमिंग कपलेट। तो लाइक स्ट्रक्चरल पर्पस क्या होता है फाइनल राइमिंग कपलेट का, तो मैंने बताया था ये समराइज के लिए होता है, ये कंक्लूजन देने के लिए होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दैट इंश्योर दैट फ्रेंड विल इटर्नली लिव इन द पोएम, तो ये कंक्लूजन के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे शेक्सपियर ये कंक्लूड करते हैं कि जो उनके जो फ्रेंड है ना, ठीक है, वो समझ से तो बेटर है, ये तो पहले उन्होंने प्रूव कर दिया, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि जो ये जो फ्रेंड है ना वो मैंने फ्रेंड के बारे में लिख दिया पोएम में, अब ये पोएम जब तक रहेगी, ठीक है, जब तक उस फ्रेंड भी जिंदा रहेंगे इस पोएम के बेसिस पर, है ना, ठीक है। और तो पोएम तो जब तक लाइक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक ये पोएम को पढ़ा जाएगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो फ्रेंड है उन फ्रेंड को इटर्नली लिव इन द पोएम घोषित कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द पोएम टाइटल सोनेट 18। सोनेट 18 क्यों दिया गया इस सोनेट को नंबर, तो क्या हुआ, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी और उन्होंने लाइन वाइज लिखे, तो इसका जो नंबर था ना वो सोनेट 18 था, ठीक है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर नंबर ऑल इज सोनेट दे डू नॉट हैव अ फॉर्मल टाइटल। उन्होंने कोई फॉर्मल टाइटल्स दिया नहीं, तो भी हम लाइक जो फर्स्ट लाइन होती है पोएम की उससे हम एज अ टाइटल दे देते हैं। जैसे इस पोएम का फर्स्ट जो लाइन है वो है, शैल आई कंपेयर
थी टू अ समर्स डे, तो हम उसे मान लेते हैं, बाकी इसका नाम सोनेट 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द थीम ऑफ इमॉर्टेलिटी ऑफ पोइट्री व्हाट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमॉर्टेलिटी डज द स्पीकर ऑफर हिज बिलवर्ड। ठीक है, तो उन्होंने इसमें क्या किया कि भाई जो ये यंग पर्सन है ना, उसे इस पोएम में वो लिख के उन्होंने इमोर्टल कर दिया उसे। ठीक है, और उन्होंने बोला पोइट्रीज तो वैसे भी इमॉर्टल होती है। ठीक है, तो उन्होंने इस जो इमॉर्टेलिटी ऑफ पोइट्री है उससे उन्होंने लाइक किसकी इमॉर्टेलिटी प्रूव की है। ठीक है, तो उन्होंने इमॉर्टेलिटी ऑफ द मेमोरी ऑफ द यूथ्स ब्यूटी एंड एक्सीलेंस को प्रूव किया यार। लाइक उन्होंने बताया है कि जो यंग पर्सन है, ठीक है, उनकी जो मेमोरीज है वो इस पोयम से जब लोग पढ़ेंगे तब याद करेंगे, और जो मेमोरी है उन यूथ की ब्यूटी की, यूथ की एक्सीलेंस की, उसे इमॉर्टल कर दिया गया है। किसके थ्रू? इमॉर्टेलिटी ऑफ पोइट्री से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमॉर्टेलिटी ऑफ मेमोरी ऑफ द यूथ्स ब्यूटी एंड एक्सीलेंस। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई भी इंसान या पैदा हुआ तो मरना उसका निश्चित है, मतलब वो मरेगा, तो ह्यूमन बॉडी डिके तो होती है, लेकिन उन्होंने शेक्सपियर ने क्या किया, प्रिजर्व कर दिया उसे। कैसे प्रिजर्व किया? इटर्नल लाइन्स ऑफ पोइट्री, इस पोइट्री के अंदर नाम लेके, ठीक है, यंग पर्सन का, उन्होंने उसे इमॉर्टल कर दिया। ठीक है, उसे टाइमलेस आर्ट बना दिया। तो ये वर्ड्स याद रखना, क्या बना दिया? टाइमलेस आर्ट बना दिया। ठीक है, और उन्होंने जो डाई एंड डिके का कॉन्सेप्ट होता है उसे वो ट्रांससेंडल कर गए, लाइक उससे उठ गए, ऊपर उठा दिया अपने यंग पर्सन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम लाइन 19 ऑनवर्ड्स बट थाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड व्हाट टोन डज स्पीकर अडॉप्ट। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर यूज करते हैं, शेक्सपियर यहाँ पे जब ये बोलते हैं कि भाई लाइक समर तो बहुत छोटी होती है, समर तो एक दिन खत्म हो जाएगी, समर का जो सीजन है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो समर है, तुम्हारा जो समर है वो इटर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे शेक्सपियर कैसी टोन में बोल रहे हैं, तो वो है ना कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक जो फर्स्ट जो क्वार्टरन होता है वहां पे तो शेक्सपियर कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जो ये 9 जब क्वार्टरन स्टार्ट होता है, लाइक ये थर्ड क्वार्टरन है, ठीक है, तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे वो क्या करते हैं, जो डेथ को डिफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द स्पीकर टोन चेंज व्हेन ही एड्रेस डेथ इन द थर्ड क्वार्टरन। तो जब ये थर्ड क्वार्टरन मतलब 9th में, जो 9th लाइन में, वो स्पीकर की टोन कैसे चेंज होती है जब वो डेथ को, तो वो डेथ को डिफाई करने का टोन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो लाइक थर्ड क्वार्टरन में जो लाइन नंबर 11 है, वहां पे ये लाइन आती है कि नॉर शैल डेथ ब्रैग थाउ वेंडर्स इन हिज शेड। तो लाइक जो डेथ है ना, वो भी ब्रैग नहीं कर पाएगी, वो भी खुशियां नहीं मना पाएगी कि जो डेथ है ना उसने तुम्हें एनगल्फ कर लिया, लाइक इस जो यंग पर्सन को है ना एनगल्फ कर दिया, डेथ के चुंगल से या डेथ के जो शैडो है, शैडो से बाहर निकल चुके हैं ये यंग पर्सन। कैसे? इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम में यूज करके उन्होंने उसे इमॉर्टल कर दिया। ठीक है, तो यहां पे है ना वो डेथ को डिफाई कर रहे हैं, डेथ को मॉक कर रहे हैं और बी लिटल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इट बिकम्स डिस्पार्जिंग एंड बी लिटलिंग। ठीक है ना, तो जो थर्ड क्वार्टर में शेक्सपियर क्या करते हैं, वो डेथ को सीधा डिस्पार्जिंग और बी लिटलिंग करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि डेथ कैन नॉट बोस्ट और शो ऑफ इट्स पावर ओवर द बिलवर्ड, द स्पीकर अडॉप्टेड डिस्पार्जिंग बी लिटल टोन टुवर्ड द अल्टीमेट फोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, जो कि हमने अभी जो कि मैंने एक्सप्लेन किया ही अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मूड इज क्रिएटेड इन द ओपनिंग ऑफ द पोएम बाय द यूज ऑफ वर्ड थी। तो थी को यूज करके, इस वर्ड को यूज करके कौन सा मूड क्रिएट किया शेक्सपियर ने। ठीक है, तो लाइक जेंटलनेस को दिखाने के लिए, इंटीमेसी को दिखाने के लिए, क्लोजनेस को दिखाने के लिए, यहाँ पे लाइक यू होता है, यू थोड़ा सा ना डिस्टेंट साउंड करता है, तो यहाँ पे थी का जो यूज किया है, ठीक है, तो उसे जेंटलनेस, इंटीमेसी लाइक शो हो रही है। ठीक है, और ये जो थी है ना, ये है ना ओल्ड फैशन इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन का यूज होता था। ठीक है, और लाइक थी जो ओल्ड जो इंग्लिश होती है, ओल्ड फैशन इंग्लिश में है ना, ये ना प्रोनाउन का यूज होता है जिसे डिपिक्ट करते थे यू से, लेकिन यू का भी है ना, ये थी जब यूज होता था ना, तो लाइक ऐसा डिपिक्ट करते थे, उन्हें डिपिक्ट करते थे जिनको तुम बहुत एक्सट्रीमली अच्छे से जानते हो, तुम बहुत तुम्हारे क्लोज है वो, समवन यू नो एक्सट्रीमली वेल, तो उसके लिए थी का यूज करता थे। ठीक है, तो ये जो जैसे मैंने समझाया कि यू है ना बहुत ज्यादा लाइक फॉर्मल होता है, वहीं ये जो इंटीमेसी को दिखाने के लिए थी का यूज करते थे, जहां पे जेंटलनेस, इंटीमेसी और पर्सनल बॉन्ड को डिपिक्ट करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अ मूड ऑफ जेंटलनेस, इंटीमेसी एंड क्लोजनेस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज समर मेटाफिजिकली रिप्रेजेंट व्हेन द बिलोवेड इज कंपेयर्ड टू समर्स डे। तो ये समर है, ये क्या मेटाफिजिकली रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये समर रिप्रेजेंट कर रही है द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इन अ पर्सन लाइफ फुल्ली डेवलप्ड इन बॉडी एंड माइंड, ठीक है। लाइक इसमें आपको थोड़ा हिस्टोरिकली और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है ना, वहां पे समर रिप्रेजेंट करती है वार्म, मोर प्लेजेंट, जहाँ पे जो नेचर होता है वो पूरा अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जब वो अपने जो दोस्त, अपने फ्रेंड को जब कंपेयर करते हैं समर से, तो वो लाइक समर से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि समर डिपिक्ट करती है मैच्योरिटी को, लाइक फुल्ली ग्रोन, फुल्ली डेवलप्ड और फुल्ली ब्यूटीफुल बॉडी एंड माइंड को, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इन अ पर्सन लाइफ फुल्ली डेवलप्ड इन बॉडी एंड माइंड। तो इससे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था भी, इट रेफर्स टू द प्राइम ऑफ बिलोवेड्स लाइफ फुल्ली डेवलप्ड ब्यूटीफुल इन बॉडी एंड माइंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेक्सपियर ने जो यंग पर्सन है, जो उनके फ्रेंड है, उन्हें समर से क्यों कंपेयर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन लाइन 1 व्हाट डज द ऑक्सिलरी वर्ब शैल एक्सप्रेस। तो ये शैल है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये शैल जो है ये अनसर्टेनिटी और डाउट, ठीक है, कि ये जो कंपैरिजन है ये जस्टिस भी करेगा अपने फ्रेंड के साथ। लाइक मैंने जो ये समर को जो कंपेयर किया फ्रेंड को, तो ये जो समर है ये डिजर्व भी करती है, ठीक है। तो ये शैल जो है ये किसे हेजिटेशन को लाइक डिपिक्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अलग अलग रहेंगे। लाइक अगर हम ये पोयम पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन छूट ही जाते। मैं भी पढ़ा सकता हूँ वैसे ही कि मैं आपको है ना, लाइक जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं कि मतलब मैंने पूरी पोयम ली और उससे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस वहां से आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो कि मैं करवा रहा हूँ। जो ये मैंने पीवाईक्यू से उठाए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब पेपर, ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ये अभी 1 साल हुआ है, तो पिछले साल के क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। लेकिन मैंने बाकी जो यूपी टेट में जहां पे भी ये पोएम यूज होती है, तो मैंने जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं तो वहां के जहां पे भी यूज होती है मैंने वहां के पीवाईक्यू उठाया और मैंने आरपीएससी के पैटर्न से ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि आरपीएससी ऐसा ही पूछती है आजकल। आरपीएससी 1 वर्ड में क्वेश्चन लाइक आंसर नहीं मांगने वाली, वो आपको डेप्थ में पूछने वाली है। सो लाइक आप बस इसे मर्क कर लो कैसे भी करके कि लाइक शैल को यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया है, शैल को यहाँ अनसर्टेनिटी और डाउट के लिए रिप्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पे थी का यूज किया, क्यों किया था, थी का इसलिए यूज किया था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि इंटीमेसी, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। व्हाई इज द यूज ऑफ थी इन द फर्स्ट लाइन कंसिडर्ड एन अपोस्ट्रोफे इन लिटरेरी टर्म्स। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में अपोस्ट्रोफे का यूज ही इसलिए करा करते थे जब हम एड्रेस करते थे बिलोवेड पैट्रन को, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट होता था ना, तो उसे जब हम एड्रेस करते थे तब हम लाइक ये थी का यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अपोस्ट्रोफे होता है ना, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसके अंदर क्या करता है, जो राइटर होता है या स्पीकर होता है वो डिटैच कर लेता है खुद को रियलिटी से और एड्रेस करता है एक एब्सेंट पर्सन को, ठीक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, ठीक है, या फिर उन्हें डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो शेक्सपियर है उन्होंने एड्रेस किया अपने बिलोवेड को डायरेक्टली, एम्फसाइजिंग देयर स्पेशल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थी है उसे अपोस्ट्रोफी की तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे जो थी है वो इंटीमेसी को दिखाता है, उनके बीच के बॉन्ड को दिखाता है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रोफी का मतलब ये होता है कि जब जो स्पीकर होता है वो अपने आप को डिटैच कर लेता है और किसी लाइक जो पर्सन अभी है नहीं फिजिकली उसे एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो जब उसे क्या कहते हैं अपोस्ट्रोफे। तो यहाँ पे जो यंग पर्सन है उससे एड्रेस ही किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो थी है ये अब अपोस्ट्रोफे है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द कॉलन एट द एंड ऑफ द लाइन 2। जो ये स्ट्रक्चरल कॉलन का यूज किया गया है इस लाइन में, थाउ आर्ट मोर लवली मोर टेम्परेट। तो ये कॉलन का यूज क्यों किया है, ये यूज किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑल द इम्परफेक्शन है ना, क्या किया, जो लाइन नंबर 3 है ना, वहां पे जितनी भी समर की इम्परफेक्शन है, जितने भी लाइक समर के अंदर प्रॉब्लम्स है, उसे दिखाया गया है कि भाई समर जो है, समर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, वहां पे रफ विंड चलती है जो कि बर्ड्स को गिरा देती है, ठीक है, और जो समर होती है वो कभी कभी हार्श हो जाती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो वो उसी को दिखाया। तो ये जो सेमी कॉलम का जो कॉलम का यूज किया गया है इसके आगे, क्योंकि ये समर की जितने भी अनपरफेक्शन को डिपिक्ट करने के लिए ये कॉलम का यूज किया गया है, ठीक है।
तो आपको इससे जब आप पोएम पढ़ोगे तो उसमें भी आपको हेल्प होगी कि क्यों यूज करा करते या लाइक ये जो कॉलन का यूज क्यों होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन लाइन 3? तो लाइन 3 के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है? रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? जब हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रफ विंड्स है ना उसे ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई जो कि एग्रेसिवली और वायलेंटली शेक कर रही है यंग फ्लावर बर्ड्स को। ठीक है, तो रफ विंड्स को जो है उसे एक्ट्स वायलेंटली यानी ह्यूमन हमने क्वालिटीज दे दी। ठीक है, और विक्टिम यहाँ पे कौन है? डार्लिंग बर्ड्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। इन लाइन 3 व्हाट आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट दैट क्रिएट एन एंटीथीसिस? तो यहाँ पे लाइन 3 के अंदर कौन से दो कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम एंटीथीसिस कह सकते हैं? तो एंटीथीसिस आप पहले ये समझ लीजिए कि एंटीथीसिस होता क्या है। एंटीथीसिस होता यह है कि जहां पे हम दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस को यूज करके एक यूनिफाइड लाइक रीजन बनाते हैं उसमें से। ठीक है, लाइक मैं दो अपोजिट बात कहूं और उससे एक यूनिफाइड मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं एंटीथीसिस। ठीक है, लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल जो यहां पे है ना, यहां पे डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द रफ विंड्स है, या लाइक यहां पे शेक्सपियर ने कहा कि जो रफ विंड्स होती है बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। उसे कॉन्ट्रास्ट किया गया किससे? वल्नरेबिलिटी ऑफ फ्लावर बर्ड से। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को रिप्रेजेंट करके एक सिंगल यूनिफाइड मीनिंग निकाला जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द वायलेंट डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ एनवायरमेंटल विंड विद द डेलिकेट प्रीशियस वल्नरेबल नेचर ऑफ स्प्रिंग बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को कॉन्ट्रास्टिव यूज करके एक सिंगुलर मीनिंग दिखाया जा रहा है। तो यह एंटीथेसिस का यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें से जैसे मैं मीनिंग बता रहा हूं ना आपको सबके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको ये लाइन दे दी, लाइन नंबर 3 दे दी और इसमें कहा कि इसमें क्या यूज हो रहा है, तो वहां एंटीथेसिस का यूज हो रहा है। तो आपको ऐसे भी पता करना चाहिए। लाइक ऐसा पूछ लिया कि भाई पर्सोनिफिकेशन का यूज कब हुआ था और पर्सोनिफाइड किसे किया गया, तो आपको नीचे ऑप्शन दे दिए कि डार्लिंग बर्ड्स को किया गया, या फिर रफ विंड्स को किया गया, या फिर जो बिलवर्ड जो यंग पर्सन है उसे का पर्सोनिफाइड किया गया। तो वहां पे आपको क्या करना है? रफ विंड्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 शायद अपना हो गया था एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 25 अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियोस वैसे भी बहुत लंबी हो गई है और लाइक आपको और डिटेल में करना है ये, तो पीडीएफ पे लाइक मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप खुद से एक बार जो भी ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ तो और डिटेल में पढ़ लेना। बाकी लाइक वीडियो ज्यादा बड़े नहीं हो और जो बच्चे हो तो उनका लाइक कम शॉर्ट पीरियड में अच्छी तैयारी हो जाए, इसलिए थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 25 व्हाट इज द समर कंपेयर टू इन लाइन 4? तो लाइन 4 के अंदर समर को किससे लाइक कंपेयर किया गया? तो समर को कंपेयर किया गया अ टेनेंट रेंटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ठीक है, लाइक तो यहाँ पे लीगल और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया था शेक्सपियर का, लाइक लीज वर्ड का यूज किया गया। तो वो लाइक जैसे एक लाइक कोई घर किराए पे लेता है ना, तो समर को ऐसे बोला कि तुम तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हो, तो उसे कंपेयर किया गया कि भाई तुम तो जैसे कोई किराएदार होता है ना, मतलब जो मतलब कोई कम पीरियड के लिए लेने आया हो घर, 2-3 महीने रहना आया होगा, तो समर को उससे कंपेयर किया गया है कि तुम तो एक लाइक रेंट पे रह रहे हो सिर्फ 2 महीने के लिए। ठीक है, और जैसे ही वो लीज एक्सपायर हो जाएगी तब तुम चले जाओगे, उसके बाद में बारिश का मौसम आ जाएगा फिर। तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई लाइन 4 में किससे कंपेयर किया समर को, तो हमें पता है अ टेनेंट रेंटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर अ ब्रीफ पीरियड से। ठीक है, और ये फाइनेंशियल टर्म है। ठीक है, फाइनेंशियल और लीगल टर्मिनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाई इज द माउथ ऑफ मे एसोसिएट विद द समर इन लाइन 3 ऑफ दिस सोनेट इवन थो मे इज टेक्निकली स्प्रिंग? सो लाइक मंथ ऑफ मे। ठीक है, तो जो मंथ ऑफ मे है उसे लाइक वैसे तो ये स्प्रिंग होती है। ठीक है, मे ऑफ इंग्लैंड को समझना पड़ेगा हमें, और हमें यहाँ पे बड़ी हार्श होता है, हमारे लिए यहाँ पे जो गर्मी होती है बहुत हार्श होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज है यूरोपियन, तो वहां पे जो समर होती है उन्हें बहुत ब्लेसिंग की तरह फील होती है, क्योंकि वहां पे वैसे ठंड पड़ती है और जब समर आती है तो वहां पे बड़ा जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा वार्म हो जाता है। ठीक है, और वहां पे जो ब्यूटीफुल फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना वो उगते हैं उसमें
उस मौसम में, ठीक है। तो इसका तो आप एक मैंने लाइक बैकग्राउंड देने के लिए मैंने समझाया कि लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक कौन से मंथ का जिक्र किया था इस पोयम में, तो आपको याद रखना मई का किया था। वहां पे आप ऐसे सोच सकते हो कि यार समर तो लाइक जून में स्टार्ट होती है ना, ऐसा, बट मई में स्टार्ट किया था। और वहां पे जो समर होती है वो जून और अगस्त तक कंटिन्यू होती है। कहां तक? जून और अगस्त तक, ठीक है, कंटिन्यू होती है। लेकिन जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने मंथ ऑफ मई को यूज किया है, मंथ ऑफ मई को किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो लाइक यूके और इंग्लैंड में क्या होता है, मई जो होता है वो वार्म विंड्स को लाता है, वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है और ब्यूटीफुल फ्लावर बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द मेटाफर द आई ऑफ हेवन रेफर्स टू? तो आई ऑफ हेवन मैंने बताया था कि सन को रिप्रेजेंट करता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? ये मेटाफर हो रहा है, ठीक है। बिना लाइक और एस का यूज करते हुए जो सन को है ना, सन को डिपिक्ट कर दिया गया द आई ऑफ हेवन से, ठीक है। जो लाइन है, लाइन नंबर 5 है, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, ठीक है। Question number 28. What does the word sometime imply in the line? Sometime too hot the eye of heaven shine. ठीक है, तो ये डिपिक्ट करती है इट अकर्स ओकेशनली एंड डेमोन्स्ट्रेट द इनएविटेबिलिटी चेंज एंड डिके ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। लाइक जहां पे इस लाइन में जो सम टाइम है ना, ये यूज किया जा रहा है, ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि भाई जो हमेशा नहीं रहती, जो समर होती है ना, हमेशा लाइक हमेशा के लिए नहीं होता, और ये ओकेशनली को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इन लाइन 6 वो डज द प्रोनाउन हिज रेफर टू इन, ठीक है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिज का यूज किया गया है लाइन 6 में, लाइन 6 क्या कहती है? लाइन 6 है आई ऑफ लाइक लाइन नंबर 5 में सन की बात हो रही है, तो लाइन नंबर 6 में भी हिज रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, मतलब आई ऑफ हेवन को, ठीक है। तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहा है? जो उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है ना वो डिम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनएविटेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डिम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया जा रहा है, क्योंकि पूरी स्पेलिंग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिसन का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, हम जब लेटर को है ना कट कर देते हैं, क्यों? ताकि मीटर सेट करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? एलिसियन कहते हैं। तो याद रखना एलिसियन किसे कहते हैं? जब हम जो वर्ड है, वर्ड को छोटा कर देते हैं, किसके लिए? मीटर के लिए, मीटर को सेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई डज द पोएट यूज इन्वर्जन चेंजिंग नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन द लाइन एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड? तो वही लाइक के मेट्रिकल स्ट्रेस देने के लिए और एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए शार्प लाइक ब्राइट सन और डिम्ड, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये इन्वर्जन का यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टार्टिंग लाइन 4, 6, 7 विद द वर्ड एंड, ठीक है। सो एंड का यूज इसलिए किया गया ताकि एक्सपोज कर सके क्यूमुलेटिव डिफेक्ट्स ऑफ समर एंड एम्फेसाइज कर सके अनअवॉइडेबल, ठीक है, डिके ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थीम से ही क्वेश्चन उठेगा, आरपीएस से थीम से ही क्वेश्चन उठाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो शेक्सपियर है उन्होंने ये प्रूव किया कि जो नेचर होता है ना वो लाइक स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा चेंज होगा, ठीक है। और अनअवॉइडेबल डिके होगा नेचुरल ब्यूटी के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में क्या प्रूव करते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है ना, जो यंग पर्सन, इसका अनअवॉइडेबल डिके नहीं होगा, उसे मैंने इमॉर्टल कर दिया, अमर बना दिया। बस कोर इस पोएम का यही है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बस आपको यही याद रखना है कि पहले समर से कंपेयर किया, फिर सन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। आई ऑफ हेवन किसे बोला? सन को बोल दिया। और मेन इसका थीम यही है कि हर चीज डिके हो जाएगी, अनअवॉइडेबल डिके ऑफ नेचुरल ब्यूटी होगा, ठीक है। और जो नेचर है वो इनएस्केपेबल है, मतलब उसका डिके और डिटेरियोरेशन होगा ही होगा, लेकिन जो बिलीवर्ड है उसका नहीं होगा, ठीक है। उसे अमर कर दिया विद द हेल्प ऑफ इमॉर्टलाइजेशन ऑफ पोएट्री से, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द फ्रेज एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समथिंग डिक्लाइंस, इसका मतलब क्या है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब खूबसूरत से खूबसूरत चीज क्या होती है, विद टाइम उसकी जो ब्यूटी होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरीथिंग ब्यूटीफुल इवेंचुअली लूजेस इट्स ब्यूटी ओवर टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये लाइन 7 है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34, what two key sound devices are highlighted in the poem and every fear from fear sometime decline। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ जा रहा है? तो ये अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्यों है? एफ का यूज हो रहा है। फेयर कहां से हो रहा है? एफ से स्टार्ट। फ्रॉम कहां से हो रहा है? एफ से स्टार्ट। फेयर वापस कहां से हो रहा है? तो एफ एफ एफ, फर्स्ट वर्ड सेम आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? अलिट्रेशन होगा। ठीक है, हमने ऊपर और भी फिगर ऑफ स्पीच देखे, एलिसियन देखा था हमने, ठीक है, हमने पर्सोनिफिकेशन देखा था, हमें एंटीथेसिस देखा था, तो आप उसे भी याद रखना। हमने पूरा होलिस्टिक पूरी पोएम कंप्लीट कर दी, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। ठीक है, हमने इतना अच्छे तरीके से समझ लिया, हर एक पोएम को हमने क्वेश्चन से एनालाइज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज नेचर्स चेंजिंग साइकिल कंपेयर टू इन लाइन 18। तो लाइन 18 में जो नेचर की जो चेंजिंग साइकिल है उसे किससे कंपेयर किया गया है? तो याद रखना, उसे वेल प्लेन्ड सेट कोर्स ऑफ अ शिप से कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया? पूछ लेंगे, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भाई जो नेचर की जो चेंजिंग साइकिल है उसे किससे कंपेयर किया? तो आपको याद रखना है सेट कोर्स ऑफ अ शिप से कंपेयर किया गया है। ठीक है, जैसा कि जो शिप्स होते हैं, शिप्स का एक प्लान्ड रूट होता है, वैसे ही जो नेचर होता है, नेचर का भी एक स्टडी, प्लान्ड और अनअवॉइडेबल प्रोग्रेस होता है, जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, डिके एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन नंबर 8 में किससे कंपेयर किया गया है? तो लाइन नंबर 8 में शिप से कंपेयर किया गया है। ठीक है, किससे कंपेयर किया गया है? साइकिल ऑफ नेचर को, नेचर की चेंजिंग साइकिल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रिम्ड। ठीक है, तो कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है अनट्रिम्ड का? ठीक है, तो आप मीनिंग समझ लीजिए। ट्रिम का मतलब तो होता है डेकोरेट करना या फिर ब्यूटीफुल बनाना। लाइक ट्रिम मतलब होता है ना कि मतलब मैं अपने आप को संवारूं, है ना, या फिर ऑर्नामेंट से ड्रेसअप करना। ठीक है, अनट्रिम का मतलब क्या होता है? जैसा हूं वैसा, लॉस ऑफ ब्यूटी, डेकोरेशन, है ना, या फिर ऑर्नामेंट्स को निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनट्रिम्ड है ना, वो इंप्लाइज कर रहा है कि जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, वो नेचुरली क्या करेगी? लॉस कर देगी इनका परफेक्शन। टाइम के साथ में इनका जो परफेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच वर्ड इंट्रोड्यूस द क्रूशियल टर्निंग पॉइंट वोल्टा। तो वोल्टा कौन से लाइन में स्टार्ट होता है? तो कौन से वर्ड ने स्टार्ट किया वोल्टा? तो हाँ, लाइन नंबर 9 के अंदर वोल्टा स्टार्ट होता है बट से, बट था इटर्नल समर शैल नॉट फेड। तो उन्होंने सबसे कंपेयर कर दिया, उन्होंने पहले समर से कंपेयर किया, फिर उन्होंने सन से किया, फिर उन्होंने शिप से रिप्रेजेंट किया, फिर उनका जो सुंदर से सुंदर चीज है, फेयर से फेयर चीज है, वो भी अनट्रिम्ड हो जाएगी, मतलब वो भी अपनी जो असली उनका जो सौंदर्य है वो लूज हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने 9 में वोल्टा मतलब चेंज ऑफ इमोशंस, मतलब एकदम ही लाइक जज्बात बदल दिए। लाइक 8 तक तो कुछ अलग ही गानी चल रही थी, 9 में एकदम ही शेक्सपियर ने क्या किया? चेंज कर दिया अपना। ठीक है, उन्होंने कहा बट जो मेरा जो यंग पर्सन है ना, इसकी जो इटर्नल समर है ना, वो फेड नहीं होने वाली, क्योंकि उसको मैंने पोएम में लिख दिया, पोएम में उसे इमॉर्टल बना दिया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर क्लेम्स दैट हिज बिलोवेड्स इंटरनल समर शैल नॉट फेड। तो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज किया गया है। ठीक है, जो इटर्नल समर है ना, ये हाइपरबोल है। अब हाइपरबोल होता क्या है? हाइपरबोल ऐसा होता है कि कोई छोटी सी चीज को हम बड़ा चढ़ा के बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है उसे वो एक ड्रामेटिकली और हाईली स्टाइल्स हाइपरबोल का यूज कर रहे हैं कि इटर्नल समर से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एवरलास्टिंग ब्यूटी यूथ से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाइपरबोल भी आ गया है, तो वो भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन नॉर लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर थाउ ओस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फेयर का मतलब होता है ब्यूटी, तो जो ये यूथ पर्सन है, इसकी जो ब्यूटी है ना, जो वो पजेस करता है, पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है, और ओस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट या पजेस। तो ये जो ये ब्यूटी पजेस करता है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाली। नॉर लूज, नॉट लूज मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ये इटर्नल तक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द बिलोवेड विल इटर्नली ओन एंड कीप द एक्सीलेंट क्वालिटीज एंड ब्यूटी ही पजेसेस। ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस पे पहले शायद मैंने ऑप्शंस इतने पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मेरा एम ये है, मेरा एम ऑप्शंस पे नहीं, मेरा एम है एक्सप्लेनेशन पे। हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हम उसे एक्सप्लेन करके हम उसे आंसर ढूंढ रहे हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन है हम उसे आराम से वहां आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमने एक एक लाइन कवर कर ली, हमने फिगर ऑफ स्पीच अभी तक कवर कर ली, हमने बैकग्राउंड देख लिया शेक्सपियर का। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन फॉर्म में इसे समझाया, ताकि आपकी एक ही वीडियो में आपकी पीवाई की भी हो जाए, आपके क्वेश्चंस भी हो जाए। बस आप ये देख लो, ठीक है, ये रिवाइज कर लो, इससे बाहर क्वेश्चंस आई होप नहीं जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40, हाउ इज डेथ पर्सोनिफाइड इन लाइन 11। तो लाइन 11 में डेथ को कैसे पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये पहले भी देखा है कि जो डेथ होगी ना वो प्राउड नहीं कर पाएगी, वो बोस्टफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि डेथ की वो शो ऑफ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसने ये यंग पर्सन की सोल पे क्लेम नहीं किया है, क्योंकि शेक्सपियर ने तो उस यंग पर्सन को इटर्नल बना दिया, इमॉर्टल बना दिया, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा बिलिटल कर रहे हैं डेथ को कि भाई ये डेथ भी अब बोस्टफुल और शो ऑफ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन में बी हो जाएगा, एज अ प्राउड बोस्टर वो शोज ऑफ हिज पावर टू डिस्ट्रॉय लाइफ एंड क्लेम्स ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द वर्ड शेड और मेटाफर फॉर इन लाइन 11। तो शेड जो है ये लाइक तो ये शेड किसको मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये शेड रिप्रेजेंट कर रहा है द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड एसोसिएट विद द टाइम ऑफ वंस डेथ। तो मौत के बाद में जब एक डार्कनेस और अंडरवर्ल्ड कोई दुनिया होती होगी तो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है शेड के, ये डेथ की शेड मतलब डेथ की डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड को ये मेटाफोरिकली शेड रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्कनेस ऑफ अंडरवर्ल्ड को, ठीक है। जो ये वर्ड शेड है ये क्लासिकल मेटाफर है जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्लूम एंड डार्कनेस ऑफ फिजिकल डेथ एंड द अंडरवर्ल्ड, जो कि मैंने भी बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फंडामेंटल आयरनी ऑफ लाइन 11। लाइन 11 में कौन सी आयरनी का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पे आयरनी का यूज किया गया है कि जो पोएट ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने जो मेरे जो यंग पर्सन है ना वो बिलिटल तो कर रहा है डेथ को, ठीक है, और डेथ को कैसे कर रहे हैं कि भाई डेथ तू है ना मेरे ये यंग पर्सन को कभी एनगल्फ नहीं कर पाएगी, ठीक है, अपनी शेड में ले नहीं पाएगी। लेकिन ये यंग पर्सन किस पर डिपेंड है? ये इस पोएम पे डिपेंड है। अगर ये पोएम इटर्नल होगी, क्या अगर ये पोएम इटर्नल होगी ना तब जाके वो यंग पर्सन इटर्नल होगा, ठीक है। ये वो चीज बोल गई। तो ये लाइन आयरनी को भी दिखा रही है कि वो बिलिटल तो कर रहे हैं डेथ को, लेकिन सारा जो इस कोर सेंटेंस का मतलब इस हर एक चीज को इटर्नल बनाने वाली है, तो ये पोएम बनाने वाली है। इस पोएम जो है ना, अगर ये पोएम इटर्नल होगी ना तो जाके जो यूथ पर्सन है वो इटर्नल होगा, ठीक है, तब जाके डेथ उसे शैडो में गिरा नहीं पाएगी। लेकिन तो यहां पे एक आयरनी को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पे pride, the irony lies in the battle of pride. Shakespeare wants death not to brag about his power, yet in the very same breath Shakespeare brags that his own verse is powerful enough to make a mortal immortal. लाइक शेक्सपियर यहाँ कह रहे हैं कि भाई डेथ तू प्राउड मत दिखा, लेकिन यहाँ शेक्सपियर खुद प्राउडी साउंड कर रहे हैं। शेक्सपियर खुद कह रहे हैं कि जो मेरी ये पोएम है सोनेट 18 ये इस मॉर्टल यंग पर्सन को भी इमॉर्टल बना देगी। तो डेथ तो यहां ब्रैक कर ही नहीं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं डेथ को, लेकिन असली यहां पे जो बोस्टफुल हो रहे हैं या फिर जो प्राउड है वो खुद शेक्सपियर है, खुद जो स्पीकर है वो खुद इतने बोस्टफुल है यहाँ पे। तो ये आयरनी को रिप्रेजेंट करती है कि वो जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए खुद को, क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा बोस्टफुल साउंड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज द फ्रेज इटर्नल लाइंस रेफर टू इन लाइन 12। तो इटर्नल लाइंस किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इटर्नल लाइंस डिपिक्ट करते हैं इस पोएट्री की लाइंस जो कि टाइमलेस बन जाएगी और हमेशा पढ़ी जाएगी, ठीक है। व्हेन इन इटर्नल लाइंस टू टाइम थाउ ग्रोस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे मेरी जो पोएम है वो टाइमलेस बनती रहेगी और हमेशा पढ़ी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइन 12। तो ये ग्रोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ये एक ऑर्गेनिक वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पे ये डिपिक्ट किया गया है कि जो बिलवर्ड है ना वो हमेशा जीता जाएगा और फ्लरिश होता जाएगा। कहाँ पे? मेमोरीज ऑफ रीडर। जो भी इस पोएम को पढ़ेंगे तो वो जो रीडर्स होंगे उनकी मेमोरी में हमेशा ये जो यंग पर्सन है ये हमेशा ग्रो करता जाएगा, ठीक है, और इटर्निटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो थीम वही है, बस रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इन लाइन 13, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आईज कैन सी, वो डज आईज स्पेसिफिकली रेफर टू, ठीक है। तो यहाँ पे आई किसे रिप्रेजेंट कर रही है? तो आई पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि जिंदा है, ठीक है, जिन्हें इंटरेस्ट है लिटरेचर में। भाई ये पोएम पढ़ेगा कौन? से आप ये पोएम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको कोर्स में है आपके, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ आइज किसे रिप्रेजेंट कर रही है? तो वो पर्सन्स को कर रही है जो कि जिंदा है और जो कि इंटरेस्ट होंगे लिटरेचर में, ठीक है। तो आई रिप्रेजेंट द फ्यूचर रीडिंग ऑडियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द वर्ड दिस रेफर टू इन द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम,
ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल लाइन के अंदर, तो फाइनल लाइन है क्या पहले ये देख लेते हैं। वो है सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस ये पोयम ही है। सो लॉन्ग लाइव्स दिस मतलब जितनी ये पोयम जिंदा रहेगी, जितनी ये पोयम जिएगी, उतना ही लाइफ ये तुम्हें देगी, मतलब यंग पर्सन को देगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस का यूज किया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दिस जो फाइनल लाइन के लिए दिस का रिप्रेजेंट किया गया है वो किसे रिप्रेजेंट किया है, तो दिस स्पेसिफिक पोयम को, इस आर्ट को। ठीक है, और क्या लाइन है, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। ठीक है, और यहाँ पे दिस का रिपीटेशन भी हो रखा है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द सुप्रीम आयरनी और पैराडॉक्स रिगार्डिंग द इमॉर्टलिटी ऑफर्ड इन द फाइनल लाइन ऑफ द सोनेट 18, तो यहाँ पे कौन सा एक आयरनी और पैराडॉक्स का यूज किया गया है, वो यही है कि जो मैंने पहले आपको समझाया था कि लाइक जो ये यंग पर्सन अगर इटर्नल होगा तो किसकी वजह से होगा, इस पोएम की वजह से होगा। ठीक है, अगर ये पोएम इटर्नल होगी ना तो यंग पर्सन किस पे लाइक डिपेंड है, ये पोएम पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये आयरनी है ना। ठीक है, so the poem itself has a long lasting effect on readers than the actual beauty of the beloved, meaning we only know of beloved's beauty because of the poem। ठीक है, तो जब जब कोई भी इस पोएम को पढ़ेगा तो पोएम को पढ़ने के लिए पढ़ेगा, वो ऐसे नहीं पढ़ेगा कि यार वो यंग पर्सन के लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो शेक्सपियर तो यहाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब जो यंग पर्सन है उसे लोग याद करेंगे या फिर वो सेंटर ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ सब्जेक्ट पोएम है, और जब पोएम को पढ़ा जाएगा तो इस यंग पर्सन को भी याद किया जाएगा। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, द पोएम इटसेल्फ हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन रीडर्स देन द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ बिलोवेड, मीनिंग वी ओनली नो ऑफ बिलोवेड्स ब्यूटी बिकॉज ऑफ द पोएम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48, इन शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर व्हाट इज द टेक्निकल इटालियन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्रामेटिक टर्न ऑफ थॉट एट लाइन 9, तो लाइन 9 के अंदर मैंने बताया था बट यूज हुआ था, और बट क्यों यूज हुआ था, वोल्टा के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 100% एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ समरी ऑफ सोनेट 18 एज पर द स्लाइड्स। ठीक है, द स्पीकर आर्ग्यूज दैट विंटर इज अ बेटर सीजन फॉर राइटिंग लव पोएट्री देन समर। ठीक है, किया था लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। द स्पीकर डिसाइड दैट कंपेयरिंग द बिलोवेड टू समर्स डे इज इनअप्रोप्रिएट बिकॉज द बिलोवेड इज फार मोर ब्यूटीफुल जेंटल एंड इटर्नल। तो ये साउंड अच्छा कर रहा है, 100% पूरा 100% दिखा रहा है कि जो शेक्सपियर उन्होंने कंपेयर भी किया लेकिन उन्होंने बी लिटिल भी किया समर को, क्या लाइक ये क्या सही है, ये इनअप्रोप्रिएट कंपैरिजन है, क्योंकि जो यंग पर्सन है वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत जेंटल है और बहुत इटर्नल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, हमने बहुत बड़ी वीडियो बना ली है, सो अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंडर द So question number 50, under the metrical rules of Shakespearean sonnet, what is a quatrain and how many does the poet contain? तो हमने कहा था कि 4 4 4 है, 3 तो क्वाट्रेंस है और 1 कपलेट है, तो लाइक तो क्वाट्रेन कितने हैं, तो क्वाट्रेन होता क्या है, 4 लाइन का जो 4 लाइन जिसमें होती है ना उसे कहते हैं क्वाट्रेन। ठीक है ना, और ये कितने हैं टोटल, ये 3 है। ठीक है, 4 into 3 तो ये तो हो गया 12, और जो 2 है 2 कपलेट है, तो 12 + 2 कितने टोटल 14 लाइन्स है। ठीक है, तो स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स कंटेन 3 क्वाट्रेन। सो हमने लाइक ये ऐसा ही 3 क्वाट्रेन है जिसकी 12 लाइन्स होगी, क्योंकि 4 into 3 हो गया। ठीक है, और 1 कपलेट है तो 2 लाइन हो गए, 49 टोटल हो गया। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और आई होप बस आप ये पढ़ लीजिए, आपका लाइक आपको अब कुछ भी और क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एक लाइन को बहुत डिटेल्ड एनालाइज किया है और क्वेश्चन फॉर्म में किया है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच भी कर ली है, इसमें हमने समरी भी देख ली है, हमने इसमें थीम्स भी देख ली है। ठीक है, और हमने लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी कर दिया, तो एक ही वीडियो में हमने सब कुछ कर लिया है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और अब लाइक आप एक ही टॉपिक पे ज्यादा अपना टाइम खराब मत करिए, आप आगे आगे अपना कोर्स करते जाइए और अभी से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अभी ये तो हो गई है, सून मैं एक सेकंड वीडियो बना दूंगा दूसरे टॉपिक पे, लाइक हम आगे जो सेकंड पोएम शायद मेरे हिसाब से जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, तो हम उसके क्वेश्चन देख लेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है,
और सी इन द नेक्स्ट क्लास। और कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला वैसे तो मेरे हिसाब से तो मुझे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट करवाना चाहिए। अगर उससे पहले कुछ और टॉपिक करवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरी हिस्ट्री पे क्लासेस राजस्थान हिस्ट्री एंड शायद राजस्थान ज्योग्राफी पे भी मैं सून अपलोड कर दूंगा पूरा कोर्स, तो आप वो भी चेक करिए, ठीक है। और आपके कोई नोन में कोई, मैंने सारा जो लिटरेरी टर्म्स होती है, ठीक है, वो मैंने पहले ही करवा रखी है सारी, ठीक है। और लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी पीरियड्स और लिटरेरी मूवमेंट्स की मेरी पहले से ही क्लासेस है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।